हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल जेके मेरिटोरियस एकेडमी। आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड काफ़ी टाइम के बाद आप लोगों से मेरा इंटरेक्शन हो पा रहा है। इससे पहले मैंने आप लोगों को जेके एसएसबी का सुपरवाइज़र का फीमेल सुपरवाइज़र का जो भी पॉलिटी के रिलेटेड सिलेबस था, पॉलिटी का, वो मैंने कवर करवाए थे वो टॉपिक इस चैनल पर। मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, यूनियन एंड टेरिटरी। इसके रिलेटेड मैंने आपको एमसीक्यू सीरीज़ भी करवाई थी। जिन्होंने भी वो वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे हैं, मैं रिकमेंड करूँगी आप लोग प्लेलिस्ट में जाएं और लेक्चर्स भी अटेंड करें और एमसीक्यू सीरीज़ भी देखें। ठीक है, सो ये तो थी जो हमारी पहली क्लासेस हुई हैं। ओके, सो आज हम क्या नया करेंगे उसके रिलेटेड थोड़ा सा मैं डिस्कस करूँगी आप लोगों के साथ। सो अभी जो है एनटी की नायब तहसीलदार जो है उसकी पोस्टें आने वाली हैं, जैसे केएस के भी जो है आने वाली हैं, पटवारी के भी जैसे एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, तो उन सब के लिए जो है पॉलिटी जो है बहुत ही बेनिफिशियल है। पॉलिटी में से क्वेश्चंस आ रहे हैं। सो अभी जो मैं अपने चैनल पे आप लोगों को करवाऊंगी वो एनटी में जो भी टॉपिक होंगे, ठीक है, नायब तहसीलदार के एग्ज़ाम की जो पोस्ट आने वाली है उसके रिलेटेड जो भी टॉपिक होंगे वो मैं अपने इस चैनल पे कवर करवाऊंगी। ठीक है, सो हम देख लेते हैं। अभी तो न्यू सिलेबस उसका आउट नहीं हुआ है, लेकिन जो प्रीवियस सिलेबस है वो हम उसको लेकर चलेंगे। सो अभी हम देखेंगे कि उसमें कौन कौन से टॉपिक हैं। ठीक है, सो एक मिनट। सो ये है आपका नायब तहसीलदार में जो आपका पॉलिटी का सिलेबस है। इसमें हम लोगों ने जो टॉपिक कर लिए हैं फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज़, इसमें हम लोगों ने ये टॉपिक हमने कर लिए हैं। अभी हमें जो टॉपिक करना है, एक तो सिटीज़नशिप करना है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट, सेंट्रल स्टेट रिलेशन और आर्टिकल 370, ये हम लोगों ने करना है। ठीक है, तो बहुत जल्द जो है हमारे इस चैनल पे आपको इसके रिलेटेड जो है वीडियो लेक्चर्स भी मिलेंगे, प्लस आपको एमसीक्यू सीरीज़ भी इस पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, सो आज का जो हमारा टॉपिक है आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो जितना हमने पढ़ा है प्रीवियस लेक्चर्स में उसके रिलेटेड ये मैराथन है आपके लिए एमसीक्यूज़ का इंडियन पॉलिटी पे। इसमें बेस्ट हम लोग 100 या 200, पहले तो मैंने इतना ही टारगेट रखा है कि इसमें जो भी आपके मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज़ हैं और उसके साथ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ये सब जो टॉपिक हमने पहले पढ़े हुए हैं इसके रिलेटेड मैं आपके लिए जो है बेस्ट 100 का टारगेट रखा है। बेस्ट 100 क्वेश्चंस आपके लिए लेके आऊँगी। ठीक है, अगर आपका अच्छा जो है रहा इसमें पार्टिसिपेशन, तो मैं जो है बेस्ट 200 कर दूँगी। ओके, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। बहुत सारी बातें हो गई हैं, हालांकि मैं ऐसे इतनी ज़्यादा जो है डायरेक्ट आके सिर्फ टॉपिक पढ़ाना स्टार्ट कर देती हूँ, लेकिन आज थोड़ा सा आप लोगों के साथ डिस्कशन करना ज़रूरी था। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट एमसीक्यूज़ देखिए। द वर्ड सोशलिस्ट एंड सेकुलर वर मेड अ पार्ट ऑफ द प्रियम्बल वाई। ठीक है, वर्ड आपका सोशलिस्ट और सेकुलर जी आपका प्रियम्बल में, जब आपका प्रियम्बल जो है बनाया गया था उस वक्त ये जो है आपके अडॉप्ट किया गया था, जहाँ हम बोल सकते हैं उस वक्त ये दोनों वर्ड्स जो हैं, एक आपका क्या है, एक सेकेंड वेट कीजिएगा, एक आपका सोशलिस्ट और ये आपका सेकुलर, ये दोनों वर्ड उस टाइम पे इंक्लूडेड नहीं थे। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि कब जो है इन वर्ड्स को जो है प्रियम्बल में ऐड किया गया था, किस अमेंडमेंट के थ्रू, 42nd अमेंडमेंट, 44th अमेंडमेंट, 46th अमेंडमेंट या फिर 42nd अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, अपने वीडियो लेक्चर्स में भी मैंने पढ़ाया है, इससे पहले जो एमसीक्यूज किए हैं उसमें भी हम लोगों ने ये क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है। आई होप आप सबको इसका आंसर आपने मार्क कर लिया होगा। इसका राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर डी, 42nd अमेंडमेंट एक्ट, जिसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी जो है बोलते हैं। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बोलते हैं भाई, क्योंकि इस अमेंडमेंट के थ्रू जो है बहुत सारी चीज़ें जो हैं बहुत सारी चेंजेस जो हैं लाए गए कॉन्स्टिट्यूशन में, बहुत सारी चीज़ें जो हैं इंक्लूड की गई थी। और ये अमेंडमेंट कब हुई थी, 1976 में जो है ये हमारा अमेंडमेंट एक्ट हुआ था। ओके,
सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फंडामेंटल ड्यूटी वर इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी। फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं आपकी ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था उस टाइम पे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी। तो कौन से अमेंडमेंट के थ्रू जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है किसकी रिकमेंडेशन के बेसिस पे जो है वो लाई गई थी, ये आपको बताना है। सो शाह कमीशन है, फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन ऑफ इंडिया के, या फिर संथनम कमेटी के, या फिर स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन के बेसिस पे बनाई गई थी। सो आई होप आप सबने इसका राइट आंसर जो है वो मार्क कर लिया होगा। इसका भी राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर डी। स्वर्ण सिंह कमेटी जो है 1976 में जो है बनाई गई थी, ठीक है। और जो है इसमें आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है लाई गई थी, और कितनी ड्यूटीज़ जो हैं 10 ड्यूटीज़ जो हैं आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन में डाली गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इंडिया दैट इज़ भारत shall be a union of states. The above mandate has been enshrined in the Constitution of India in which among the following। ये जो बात कही गई, ये जो स्टेटमेंट है इंडिया दैट इज़ भारत, जिसे हम भारत भी कहते हैं, shall be a union of state, ये स्टेट्स को यूनाइट करके जो है हमारा भारत, हमारा इंडिया बनाया गया है। ये स्टेटमेंट जो है कौन से किस में कहा बोली गई है ये आपको बताना है। प्रीएम्बल में, आर्टिकल 1 में दी गई है, आर्टिकल 2 में दी गई है, या फिर शेड्यूल 1 में दी गई है। सो आई होप इसका भी आंसर आप लोगों को पता होगा, आपने मार्क कर लिया होगा। अपने आंसर प्लीज़ आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे जो है आप लिख सकते हैं, ठीक है। सो प्रीएम्बल है, आर्टिकल 1 है, आर्टिकल 2 है, आर्टिकल या फिर शेड्यूल 1 है। सो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। आर्टिकल 1 जो है उसमें बोला गया है कि इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, ओके। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ़ शेड्यूल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आपको बताना है कि कितने शेड्यूल्स जो हैं आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेती हूँ। जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन जो है इन्फोर्स किया गया था 26 जैन 1950 में, ठीक है। अडॉप्ट कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 में, ठीक है, ओके। उस वक्त जो है ओरिजिनली जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उसमें कितने आर्टिकल्स थे? 395 आर्टिकल्स थे, ठीक है। एक सेकेंड, 22 पार्ट्स थे, ओके, और 8 शेड्यूल्स थे, ठीक है। उसके बाद बहुत सारी अमेंडमेंट्स हुई, जिसकी अभी तो बहुत सारे आर्टिकल्स हो गए हैं, और अभी हम बात करें एट प्रेजेंट की तो आपके 25 पार्ट्स हैं, ठीक है। और आपको बताना है कि इस टाइम पे जो है कितने शेड्यूल हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशन के। सो आई होप आपने राइट आंसर चूज़ कर लिया होगा। सो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। 12 शेड्यूल हैं एट प्रेजेंट आपके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, ओके। 11 शेड्यूल जो है, जो आपका 11 शेड्यूल है उसमें क्या है? 3 टायर ऑफ गवर्नमेंट की बात की गई है। ये कब लाया गया था? 73rd अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1992, उसके थ्रू जो है ये लाया गया, ठीक है। और 12 जो है आपका शेड्यूल है, इसमें क्या है? म्यूनसिपैलिटी के रिलेटेड है, ठीक है। ये 74th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो है ये लाया गया था, ओके, ठीक है। सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, मैं चीज़ों को साथ साथ में एक्सप्लेन भी इसलिए कर रही हूँ, कई बार एग्जाम में ऐसा होता है बिल्कुल ही ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जैसे ABC के हिसाब से। जैसे एक बच्चे से ABC, बड़े बच्चे से किसी से पूछ लो ना भाई ABC सुनाओ, ठीक है, तो वैसे कभी कभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और कभी इतना टफ पूछा जाता है कि इंसान परेशान हो जाता है कि इसका क्या आंसर हम लोग मार्क करें, ठीक है। तो आपके लिए क्या है, आपको दोनों तरह से प्रिपेयर होना चाहिए। आपको कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि इतना डिफ़िकल्ट इसमें से नहीं आएगा या ऐसा होगा, क्योंकि एग्ज़ामिनर को माइंड आपकी तरह नहीं चलता, उसका जैसा होगा वो वैसे ही आपके लिए क्वेश्चन फ्रेम करेगा, ठीक है। सो अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है ये। हु वाज द इंटरिम प्रेसिडेंट ऑफ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। इंटरिम का मतलब होता है टेम्परेरी, ठीक है। टेम्परेरी प्रेसिडेंट जो है ये किनको बनाया गया था, उनका नाम बताना है आपको। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, या फिर जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है। सो
ये जो है आपका, ये कहाँ से लिया गया है, ये कंसेप्ट आपका कि प्रेसिडेंट वाला कंसेप्ट कहाँ से लिया गया है, तो ये आपका फ्रेंच से लिया गया है, ठीक है। और फर्स्ट टाइम जो आपके इंटरिम प्रेसिडेंट जो है वो बनाए गए थे वो थे आपके सच्चिदानंद सिन्हा जी जो हैं, उनको जो है बनाया गया था। बाद में जो है इनकी बीमार होने की वजह से इनके कुछ इश्यूज़ थे, इसके लिए जो है बाद में जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है परमानेंट जो है प्रेसिडेंट जो है बना दिया गया था। ये आपको दोनों याद रखने हैं। अगर इंटरिम पूछा जाए एग्ज़ाम में तो सच्चिदानंद सिन्हा, या टेम्परेरी पूछा है सच्चिदानंद सिन्हा, और अगर सिर्फ बोला जाए तो प्रेसिडेंट के बारे में पूछा जाए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगाइएगा, ठीक है। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया बोरो द आइडिया ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। अब देखिए हमारी कंट्री में जो है एक सिस्टम है फेडरेशन का कि यूनियन लिस्ट भी है, ठीक है, स्टेट लिस्ट एंड एक सेकेंड, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, 3 तरह की लिस्टें होती हैं जिसके ऊपर जो है लॉज बनाए जाते हैं। यूनियन लिस्ट पे जो है आपकी सेंटर जो है लॉ बनाता है, स्टेट पे स्टेट लिस्ट में स्टेट बनाता है, और कॉन्करेंट में बोथ सेंटर और स्टेट दोनों बनाते हैं। बट ज़्यादातर अगर देखा जाए तो इन्फ्लुएंस यहाँ पे भी जो है सेंटर का ही देखने को आपको मिलता है। तो ये आइडिया जो है कॉन्करेंट लिस्ट का, ये कहाँ से बोरोड किया गया है, तो इसका राइट ऑप्शन आप ने चूज़ कर लिया होगा। ए ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, बी ऑप्शन है यूके, सी ऑप्शन है यूएस एंड डी ऑप्शन है आपका फ्रांस, ठीक है। तो आई होप राइट आंसर आपने चूज़ कर लिया होगा। सो इसका राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर जस्ट लाइक अ चेक ऑन द बैंक पेबल एट द कन्वीनियंस ऑफ द बैंक। ये स्टेटमेंट किसने दी थी कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं, अ चेक ऑन द बैंक पेबल एट द कन्वीनियंस ऑफ, एक ऐसा चेक है जो पे किया जाएगा कन्वीनियंस ऑफ द बैंक, ठीक है, बैंक के कन्वीनियंस के हिसाब से। तो ये बात किसने कही थी, आपको पता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूडेड है, बट ये जस्टिसेबल नहीं है, इन्फोर्सेबल नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ एक गाइडलाइन दी गई है हमारी गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट के लिए गाइडलाइन है कि जब भी वो कोई लॉ बनाएं, पॉलिसीज़ लाएं, तो इन प्रिंसिपल्स को जो है वो रिमाइंड करके ही जो है वो लाएं, ठीक है। सो एक तरह का ये इन्फोर्सेबल नहीं है, इसलिए ये चीज़ जो है वो बोली गई थी। तो ये किसने बोला था, जवाहरलाल नेहरू ने बोला है, भीमराव अंबेडकर जी ने बोला है, मिस्टर R.K. सिंधवा ने बोला है, या फिर प्रोफेसर KT शाह ने बोला है। सो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, KT शाह जो है इन्होंने बोला था ये स्टेटमेंट, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ ओनली 1 आर्टिकल। आपको बताना है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ऐसा कौन सा पार्ट है जिसका सिर्फ एक ही आर्टिकल है उसमें, ठीक है। आप देखते हो जैसे पार्ट 3 है, आप देखते हो फंडामेंटल राइट्स में कितने सारे आर्टिकल्स हैं, आपके 12 से 35 तक आर्टिकल्स जो हैं उसमें एनलिस्ट हैं, ठीक है। बट आपको बताना है ऐसा कौन सा पार्ट है जिसमें सिर्फ एक ही आर्टिकल्स हैं। तो इसका आंसर देख लीजिए क्या है, आप चूज़ करके आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। इसका ऑप्शन है आपको पार्ट 16, पार्ट 18, या फिर 19, या फिर 20, ठीक है। सो इसका राइट ऑप्शन जो है वो है आपका डी, ठीक है। पार्ट 20 जो है ये डील करता है अमेंडमेंट के साथ, और इसमें सिर्फ एक ही आर्टिकल आता है 368, आर्टिकल 368 जो है अमेंडमेंट के साथ डील करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कैसे लाई जा सकती है, ठीक है। सो ये था इसका राइट आंसर। सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच अमंग द फॉलोइंग एक्ट इनकॉर्पोरेट 11th फंडामेंटल ड्यूटी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपको पता है स्वर्ण सिंह की कमेटी के रिकमेंडेशन के बेस पे फंडामेंटल ड्यूटीज़ को आपके कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था 1976 में 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, ठीक है। अब देखो उस टाइम पे 10 ड्यूटीज़ इंक्लूडेड थी, बट एक और ड्यूटी जो है इंक्लूड की गई थी 11 ड्यूटी, एट प्रेजेंट 11 ड्यूटी हैं। तो वो कौन से अमेंडमेंट के थ्रू लाई गई थी वो आपको बताना है। सो इसका राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सी, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था आपका 2002 में, ठीक है। 2002 में जो है आपका हुआ था, ठीक है।
सो 86 अमेंडमेंट एक्ट जो है 2002 में हुआ था, उसके थ्रू जो है आपका ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ इंक्लूड की गई थी। इस ड्यूटी में क्या था कि हर एक पेरेंट्स और जो भी गार्डियंस होंगे बच्चे के, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने बच्चे को जो है एजुकेशन अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाएं, क्योंकि इसके साथ ही जो है एक और आपका आर्टिकल जोड़ा गया था फंडामेंटल राइट में, एक राइट और इंक्लूड किया गया था, राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन, बच्चों को शिक्षा का अधिकार तो दे दिया, लेकिन वो शिक्षा कब प्राप्त कर पाएंगे, जबकि उनको जो है ये अपॉर्चुनिटी दी जाए। तो उसके लिए क्या होगा, क्या करना होगा, उनके पेरेंट्स को और जो भी उनके गार्डियंस होंगे उनको जो है रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा कि वो अपने बच्चों को जो है वो स्कूल भेजें, उनको जो है एजुकेशनल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाएं, उनको ये अपॉर्चुनिटीज़ दें। ओके, सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग डे सेलिब्रेटेड एज अ नेशनल वोटर्स डे। नेशनल वोटर्स डे जो है कब सेलिब्रेट किया जाता है? सो ऑप्शन है आपके जैन 24, 25, जैन 26 या फिर जैन 27। सो आई होप आप सब ने इसका राइट आंसर जो है वो चूज़ कर लिया होगा। सो इसका राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी, जैन 25 को जो है आपका नेशनल वोटर्स डे जो है बनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि इस दिन इलेक्शन कमीशन जो है 25 जैन 1950 को जो है आपकी इलेक्शन कमीशन जो है सेटअप हुई थी, या फिर मैं बोल सकती हूँ इस्टेब्लिश हुई थी। तो इसी बात को जो है याद में जो है इसको सेलिब्रेट किया जाता है एज अ नेशनल वोटर्स डे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट अटेम्प्ट बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट टू रेगुलेट द अफेयर ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडियन कंपनी। ठीक है, सो आपको बताना है कि कौन सा ब्रिटिश पार्लियामेंट का ऐसा कौन सा जो है अटेम्प्ट था, फर्स्ट अटेम्प्ट था, जिसके थ्रू जो है उन्होंने क्या किया था, जो ईस्ट इंडियन कंपनी थी उसको जो है रेगुलेट किया था, उसको कंट्रोल किया था। सो इसके बारे में देखिए, चार्टर एक्ट 1833 था, या फिर रेगुलेशन एक्ट 1773 था आपका, या फिर चार्टर एक्ट ऑफ 1830 था, या फिर पिट इंडियन एक्ट 1784 था। ठीक है, सो ये आई होप आपने इसका भी आंसर जो है चूज़ कर लिया होगा। सो इसका राइट ऑप्शन जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, द रेगुलेशन एक्ट 1773 जो है ये लाया गया था। ठीक है, इसमें क्या किया गया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है उसने जो भी कंट्रोल था, कंट्रोल किया, रेगुलेट किया था जो भी अफेयर थे ईस्ट इंडिया कंपनी के। ठीक है, और फर्स्ट टाइम जो है पॉलिटिकल और जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन थे इस कंपनी के उसको भी रिकॉग्नाइज्ड किया गया था, और एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का एक मान सकते हो कि आप फाउंडेशन रखा गया था। बहुत सारी चीज़ें इस एक्ट में, इस रूल में जो आप बोल सकते हैं इस एक्ट में लाई गई थी, जैसे गवर्नर ऑफ बंगाल पहले बोला जाता था, तो इसको डेजिग्नेट किया गया था एज अ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, और फर्स्ट गवर्नर जनरल की अगर मैं बात करूँ तो वो कौन थे आपके, लॉर्ड वेरन हास्टिंग, वेरन हास्टिंग। ठीक है, ओके, ये आप याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो थे आपके लॉर्ड वेरन हास्टिंग। ठीक है, सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम डैश कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए अभी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी जो है इसको कहाँ से बोरोड किया गया है, इंडिया ने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, स्पेनिश से, अमेरिका, या फिर बोथ ए एंड बी। आई होप आप सबने राइट आंसर चूज़ कर लिया होगा। सो इसका राइट आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से जो है इंडिया ने इसको बोरोड किया है, पर आयरिश ने इसको कहाँ से कॉपीड किया है, स्पेनिश से। ठीक है, जो आयरिश कंट्री है उसने, उनके कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको कहाँ से कॉपी किया था, स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से, लेकिन इंडिया ने इसको कहाँ से बोरोड किया है, तो वो है आपके आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, क्वेश्चन जब आपको आए तो कई बार आप पजल हो जाते हैं आयरिश से या स्पेनिश से है, तो आपको याद रखना है इंडिया ने आयरिश से लिया, आयरिश ने स्पेनिश से लिया। ओके, सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, विच वर द सैलेंट फीचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। जो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1935, ठीक है, इसके क्या क्या फीचर्स थे इसमें आपको ये बताना है। ठीक है, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, डायरकी एट द सेंटर, एवोल्यूशन ऑफ डायरकी इन द प्रोविंस। डायरकी सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्या होता है, ऐसी गवर्नमेंट
जिसको टू इंडिपेंडेंट अथॉरिटी, मतलब ऐसी गवर्नमेंट, दो ऐसी इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट जिनको अथॉरिटीज़ दी गई हो, डायरकी मतलब दो, ठीक है। तो उनको जो है एक इंडिपेंडेंस अथॉरिटी, एक पावर्स दी गई होती है, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं डायरकी। तो इसके ऑप्शन क्या है, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी और डायरकी एट द सेंटर, एवोल्यूशन ऑफ डायरकी इन द प्रोविंसेस, ठीक है। सो इसका राइट ऑप्शन जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। इसकी जो तीनों जो है स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल ठीक है। एक तो क्या किया गया था इस एक्ट में, क्या किया गया, ठीक है, इनका मेन मोटिव क्या था, ये 1935 एक्ट जो है इसका मेन मोटिव क्या था कि एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लानी है इंडिया में, ठीक है, कंप्लीट और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लानी है। दूसरी बात इसमें क्या की गई थी, इसमें जो आपका डायरकी सिस्टम था एक प्रोविंस लेवल पे, उसको अबॉलिश किया गया और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, प्रोविंस जो था उसको, प्रोविंस क्या थी, स्टेट्स, ठीक है, उनको क्या किया गया था, एक पूरी तरह से उनको ऑटोनॉमी दी गई थी, उनको सॉवरेन बनाया गया इस एक्ट के थ्रू। और जो डायरकी सिस्टम है वो कहाँ पे रखा गया, सिर्फ सेंटर में रखा गया। तो तीनों ऑप्शन आपके ठीक थे, तो इसलिए आंसर इसका डी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग वाज ए मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बट नॉट ए मेंबर ऑफ द कांग्रेस। इसमें से आपको बताना है कि कौन से कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के ऐसे कौन से मेंबर हैं जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर तो थे बट वो कांग्रेस के जो है मेंबर नहीं थे, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, के.एम. मुंशी, या फिर टी.टी. कृष्णम आचार्य, या फिर अलादी कृष्णम स्वामी अय्यर, ठीक है। सो इसका राइट ऑप्शन भी आई होप आपने चूज़ कर लिया होगा। सो इसका राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर्स तो थे, लेकिन ये कांग्रेस जो थी आपकी INC उसके मेंबर नहीं थे, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15, व्हाट वाज द ड्यूरेशन इन द मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये देखिए, ये कुछ बच्चों को ये इजी लगेगा क्वेश्चन, कुछ लोगों को ये बहुत ही डिफ़िकल्ट लगेगा जिन्होंने जिनको नहीं पता होगा, ठीक है। और जिन्होंने इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ा होगा उनके लिए ये कैसा है, सिर्फ ABC सुनाने जैसा ये क्वेश्चन है, ठीक है। सो देखिए कितने ईयर्स टाइम लगा था बनने के लिए, 2 ईयर 10 मंथ एंड 5 डेज़, 2 ईयर 10 मंथ एंड 10 डेज़, 2 ईयर 11 मंथ एंड 18 डेज़, 1 ईयर 11 मंथ एंड 18 डेज़। सो आई होप आपने राइट आंसर चूज़ कर लिया होगा। सो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने के लिए 2 ईयर 11 मंथ एंड 18 डेज़ लगे थे, ठीक है। और इसके साथ ये भी बता दूं कि कितने कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन को हमने स्टडी किया, डिस्कस किया था, वो थे हमारे 60 कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग मूव द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था इसको कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में कौन लेके आया था, ये आपको बताना है। मैंने अपने वीडियो लेक्चर्स में भी ये चीज़ डिस्कस की है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के रिलेटेड, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियोज़ देख सकते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, के.एम. मुंशी, या फिर डॉक्टर C.D. देशमुख, इसमें 3 ही ऑप्शन है, ठीक है। सो आई होप सॉरी इसमें 3 ऑप्शन है, एक और मैं ऐड करती हूँ, एक सेकेंड रुकिएगा। डी ऑप्शन है का जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, ठीक है। तो बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या है। सो इसका राइट ऑप्शन भी यही है आप लोगों का, डी ऑप्शन। जवाहरलाल नेहरू जी जो हैं वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को जो है लेके आए थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में। कब लेके आए थे, 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है, 1946 को ये लेकर आए थे। लेकिन इसको अडॉप्ट कब किया गया था, इस रेजोल्यूशन को असेंबली ने कब इसको अडॉप्ट किया, कब इसको जो है एक्सेप्ट किया था, तो वो किया था आपका 22 जैन 1947, ठीक है, समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक सेकेंड मुझे थोड़ा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, द प्रपोजल फॉर फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय एन इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज मेड बाय। ये जो प्रपोजल था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का, ठीक है, कि ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए, इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है वो बनाई जाए। अभी देखिए अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है तो उसके लिए हमें एक असेंबली चाहिए जो बनाएगी। तो इसका जो है प्रपोज़ल जो है किसने दिया था,
तो ये आपको बताना किसके द्वारा बनाई गई है ये आपकी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, कैबिनेट मिशन के द्वारा, साइमन कमीशन के द्वारा, क्रिप्स मिशन के द्वारा, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा बनाई गई, ये आपको बताना है। सो इसका राइट ऑप्शन जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, कैबिनेट मिशन जो है इसके तहत जो है आपकी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है ये बनाई गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। अब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की कंपोजिशन कैसी हुई है इसके रिलेटेड ये क्वेश्चन है। द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज 389। सेकेंड देखिए, ईच प्रोविंस एंड प्रिंसली स्टेट वर अलॉटेड सीट्स इन प्रोपोर्शन टू देयर रिस्पेक्टिव पॉपुलेशन। Seats allocated to the British province were divided among the four principal community: Hindu, Muslim, Sikhs and Christian. The fourth देखिए, the representation of the princely state were nominated by the head of the princely states. So अगर मैं बात करूँ तो कॉन्स्टेंट कंपोजिशन की अगर मैं बात करूँ तो इसकी कंपोजिशन में ये फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल ठीक है। 389 जो है आपकी टोटल स्ट्रेंथ थी, जिसमें से 296 जो है ब्रिटिश प्रोविंस को दी गई थी। ठीक है, और 93 सीट्स जो है वो प्रिंसली स्टेट्स को जो है वो दी गई थी। ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। और जो प्रिंसली स्टेट और ईच प्रोविंस एंड प्रिंसली स्टेट वर एलोकेटेड, और इनको जो सीट्स जो एलोकेट की गई थी वो भी इनके पॉपुलेशन के हिसाब से जो है वो दी गई थी। और सीट्स एलोकेटेड टू द ब्रिटिश प्रोविंस वर डिवाइडेड अमंग 4 प्रिंसिपल कम्युनिटी। सो ये स्टेटमेंट जो है इसके रॉन्ग है। ठीक है, 4 प्रिंसिपल कम्युनिटी के अकॉर्डिंग नहीं दी गई थी, 3 प्रिंसिपल कम्युनिटी के अकॉर्डिंग दी गई थी, मुस्लिम, सिख्स एंड जनरल में आपकी सब आ जाती थी, जैसे हिंदू हो गए, क्रिश्चियन हो गए, जैन हो गए, बुद्धिस्ट हो गए, ये सब जो है जनरल में इंक्लूडेड थे, मुस्लिम, सिख्स और जनरल। ठीक है, सो थर्ड स्टेटमेंट गलत हो गई आपकी। और ये देखिए, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रिंसली स्टेट वर नॉमिनेटेड। हाँ, प्रिंसली स्टेट जो है उसके जो मेंबर जो है उनको नॉमिनेट किसके द्वारा किया गया था, जो प्रिंसली स्टेट के हेड थे। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। तो थर्ड स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग है, तो इसका राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट ए ऑप्शन इसका राइट है, 1, 2 एंड 4। ठीक है, सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। ये भी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के रिलेटेड ही है। द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज फुली इलेक्टेड बॉडी। फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है ये फुली इलेक्टेड बॉडी थी। वोटिंग फॉर द इलेक्शन ऑफ द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज डन बाय द मेथड ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ठीक है, सो इसकी आपने बतानी है कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट जो है ये मैंने आप लोगों के साथ अपनी क्लास में जो है डिस्कस किया है, ये आप वीडियो लेक्चर्स देख लीजिएगा। सो अगर मैं बात करूँ फर्स्ट स्टेटमेंट की तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है आपने अभी ऊपर प्रीवियस क्वेश्चन में देखा। ठीक है, जो आपकी ब्रिटिश प्रोविंस थी उनको क्या किया गया था, उनको जो है वोटिंग करके जो है इलेक्ट किया गया था उनके मेंबर को, लेकिन जो प्रिंसली स्टेट थी उनको नॉमिनेट किया गया था। तो ये जो है कैसी थी, नॉमिनेट भी किया गया था और इलेक्ट भी किया गया था। इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट जो है आपकी गलत है, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट आपकी ठीक है कि इनको प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू जो है इनडायरेक्ट मेथड के थ्रू जो है इनको चूज़ किया गया है। ठीक है, सो इसकी राइट ऑप्शन क्या है आपका ऑप्शन नंबर बी। सो सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, हु वॉज अपॉइंटेड एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र टू द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। जो लीगल एडवाइज़र थे, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र थी, तो वो कौन थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, किनको अपॉइंट किया गया था आपको ये बताना है। BN राव, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू या फिर सरदार पटेल। सो इसका राइट ऑप्शन जो है आई होप आपने चूज़ किया होगा। सो इसका राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर ए, BN राव जो है ये आपके लीगल एडवाइज़र थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कौन थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे। जवाहरलाल नेहरू जो है ये यूनियन कमेटी के जो है ये चेयरमैन थे, जहाँ चेयर कर रहे थे जहाँ, और सरदार पटेल जो है प्रोविंशियल जो कमेटी बनाई गई थी उसके हेड थे। ये आप लोगों को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, बेस्ट 25 क्वेश्चन है आज के इस क्लास में, 5 क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, प्लीज़ पेशेंटली आप लोग देखिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली।
ये भी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के रिलेटेड ही है। द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमीशन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, द चेयरमैन ऑफ द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी महात्मा गांधी। ठीक है, सो इसमें से आपको बतानी करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, तो इसमें भी देख लीजिए। फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, लेकिन जो यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी उसके महात्मा गांधी जी जो है, इन्होंने बहुत ज़्यादा जो है इंडिपेंडेंस में जो है दिलाने के लिए जो है बहुत ज़्यादा जो है इन्होंने अपना सहयोग दिया है, लेकिन ये जो है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर्स नहीं बने थे। ठीक है, इन्होंने बोला था कि मैं कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर नहीं बनूंगा। सो जो यूनियन कमीशन कमेटी जो है, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के जो चेयरमैन थे वो थे आपके नेहरू जी। ठीक है, मैंने आपके ऊपर क्वेश्चन में भी डिस्कस किया है। सो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा आपका? ओनली वन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के रिलेटेड जो है स्टेटमेंट आपको बतानी है। द चेयरमैन ऑफ द स्टीयरिंग कमेटी वॉज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। द चेयरमैन ऑफ द प्रोविंशियल कमेटी वॉज वल्लभ भाई पटेल। द चेयरमैन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी वॉज JB कृपलानी जी। सो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, आपके जो प्रेसिडेंट थे, चेयरमैन थे जो कमेटी के, वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सेकंड वाली भी स्टेटमेंट प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जो थी वल्लभ भाई पटेल थे। और थर्ड स्टेटमेंट भी आपकी बिल्कुल ठीक है। क्या है कि जो आपकी चेयरमैन थे फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी जो आपकी बनाई गई थी उसके चेयरमैन कौन थे? JB कृपलानी जी। ठीक है, सो तीनों ही स्टेटमेंट ठीक हैं, तो इसका ऑप्शन देखिए कौन सा बनता है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन है, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है जिसको आप अमेंडमेंट के थ्रू भी जो है चेंज नहीं कर सकते हैं, वो होता है बेसिक स्ट्रक्चर। तो देखिए इसमें ऑप्शन क्या है? रूल ऑफ लॉ है, सेक्युलरिज्म है, राइट टू प्रॉपर्टी है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। सो देखिए रूल ऑफ लॉ जो है ये भी बेसिक स्ट्रक्चर है। सेक्युलरिज्म, हमारा इंडिया क्या है? एक सेकुलर कंट्री है, जहाँ सेकुलर कंट्री है, ये भी आप चेंज नहीं कर सकते। राइट टू प्रॉपर्टी, पार्लियामेंट्री फॉर्म, हमारी इंडिया में क्या है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ये कहाँ से लिया हमने? ये ब्रिटिश से लिया है भाई हमने, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, आप एग्जाम में याद रखिएगा। ठीक है, ओके, बट ये जो राइट टू प्रॉपर्टी है ये आपका एक लीगल राइट है। क्या है ये आपका? ओनली अ लीगल राइट। ठीक है, इसमें जो है आप चेंज ला सकते हो। ठीक है, टाइम टू टाइम जो है इनमें चेंजेस आते रहते हैं, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है। आप लोगों को पता है राइट टू प्रॉपर्टी जो है पहले फंडामेंटल राइट्स में आपको ये राइट टू प्रॉपर्टी जो है आपका फंडामेंटल राइट था। ठीक है, लेकिन इसको 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में जब हुआ तो इसको राइट टू प्रॉपर्टी जो है इसको फंडामेंटल राइट से डिलीट करके जो है आर्टिकल 300A में जो है इंक्लूड कर दिया गया था। ओके, पार्ट 21 आर्टिकल 300। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई 24, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है? ए ऑप्शन है रिजिड है, फ्लेक्सिबल है, नाइदर रिजिड नॉर फ्लेक्सिबल, पार्शली रिजिड, पार्शली फ्लेक्सिबल। सो आई होप इसका राइट आंसर आपने चूज़ किया होगा। सो देखिए हमारा जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन किसका है? अमेरिका का। ठीक है, रिजिड किसका है? अमेरिका का। और फ्लेक्सिबल किसका है? ब्रिटिश का। ये आप लोग याद रखिए। रिजिडिटी का कंसेप्ट कहाँ से लिया हमने? अमेरिका से। फ्लेक्सिबिलिटी का कंसेप्ट कहाँ से लिया हमने? ब्रिटिश से लिया हुआ है। ठीक है, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो वो ब्लेंड है, दोनों का मिक्सचर है। ठीक है, रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल है। कुछ चीज़ें जो हैं उनको बहुत ईजिली से जो है, रिजिड का होने का मतलब क्या है कि उनको जो है उनके लिए एक स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है उनको चेंज करने के लिए। ठीक है, ठीक है, जो एक सिंपल ऑर्डिनरी बिल की तरह जो है अमेंड चेंजेस ना लाया जाए जिसमें, उसको हम रिजिड बोलेंगे। लेकिन पार्शली फ्लेक्सिबल का मतलब का हो गया जिसको आप सिंपल जो है अमेंडमेंट के थ्रू जो है चेंजेस ला सकें। ठीक है, सिंपल मेजॉरिटी से आप उसको चेंज कर सकें। ठीक है, एक ऑर्डिनरी बिल की तरह, तो उसको हम फ्लेक्सिबल बोलते हैं। तो हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है? पार्शली रिजिड एंड पार्शली फ्लेक्सिबल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द सैलिएंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर। जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन का सैलिएंट फीचर है उसमें आपको क्या क्या दिया गया है? सिंगल सिटीजनशिप फॉर होल कंट्री, क्या सिंगल सिटीजनशिप है पूरी कंट्री के लिए? स्ट्रिक्टली फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, या यूनिक ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, सो आपको इसका राइट ऑप्शन मुझे बताना है जब द स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, सो 1 2 3 1 2 2 3 या फिर 1 and 3। सो इसका राइट ऑप्शन जो है वो क्या है आप लोगों का? एक सेकेंड,
राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तीनों स्टेटमेंट ठीक है। एक तो जो है सिंगल सिटीजनशिप है होल कंट्री के लिए, बट 2019 से पहले जो है JNK में जो है स्पेशल स्टेटस था, ठीक है। 35A 370 आर्टिकल के अकॉर्डिंग जो है स्पेशल स्टेटस दिया गया था, जिसके लिए जो JNK के जो भी सिटीज़न थे, JNK के जो भी नागरिक थे, उन सबके पास जो है ड्यूल सिटीजनशिप थी। एक इंडिया की भी थी, कंट्री की भी थी, और JNK की भी थी। लेकिन 2019 रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के थ्रू जो है आर्टिकल 370 और 35A को जो है एब्रोगेट कर दिया गया है। अब जो है JNK को भी क्या है, JNK जो सिटीज़न है उनके पास भी जो है एक ही नागरिकता है, दैट इज़ इंडिया की नागरिकता है। ओके। और सेकेंड स्टेटमेंट हमारा क्या था कि स्ट्रिक्टली फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। आप देखते हो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, सेंटर के पास अलग पावर है, स्टेट के पास अलग पावर्स है, और जो आपके लोअर लेवल पे है उनके पास भी क्या है, अलग से पावर्स दी गई हैं, ठीक है। तो यूनिक ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ये हमने ऊपर अभी प्रीवियस क्वेश्चन में ही डिस्कस किया था। तो ये तीनों स्टेटमेंट एक्यूरेट है। सो राइट ऑप्शन इज A 1, 2 एंड 3। सो आई होप ये था आपके आज के बेस्ट 25 क्वेश्चन। आई होप आपको ये आज का सेशन अच्छा लगा होगा। 100 क्वेश्चन का आपका टारगेट है, ठीक है। 25 डिस्कस किए हैं। कल के सेशन में भी हम लोग 25 क्वेश्चन जो हैं इन्हीं टॉपिक के ऊपर जो है डिस्कस करेंगे। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अपने व्यूज़ जो हैं इस सेशन के अकॉर्डिंग जो है आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आप लोग मुझे टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसका PDF आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएगा, और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। सो मिलते हैं कल के सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे।